हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सिग्मा गुरुकुल। तो आज हम इस लेक्चर में ईवीएस का क्लास रखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि आपके जो अपकमिंग एग्जाम में स्टार्टअप होगी जो आपका केवीएस का एग्जाम होने जा रहा है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का, तो इस एग्जाम के अंदर में आपका एक पोर्शन ईवीएस का भी है, इन्वायरमेंट साइंस का भी रखा गया है। पिछली बार तक तो यूं था कि क्वेश्चन जो थे आपके वो साइंस और ईवीएस अलग था और साइंस का एक पोर्शन अलग था, क्योंकि इस बार हटा दिया गया है। इस बार के सिलेबस में ऐसा नहीं है, इस बार ईवीएस ही दे रखा है। और ये भी ईवीएस इन्होंने क्या बोला है कि जो आपका कंटेंट होगा वो आपके सीटेट वाले होंगे, जो सीटेट के टॉपिक होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जो आप थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के बुक से जो पढ़ते हो, तो वो वाला कंटेंट आपका होगा। ठीक है, कंटेंट यानी टॉपिक्स ओनली ये रेफर करना है, लेकिन इसका जो लेवल होना चाहिए आपका वो पूरा 12th लेवल तक का होना चाहिए। जो भी आपके एनसीईआरटी वगैरह की बुक चलती है 12th लेवल तक की, तो कंटेंट आपका उसको टच करना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ आप टॉपिक्स इसका लेंगे, लेकिन जो कंटेंट है वो आपका इस लेवल तक का होना चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और जो भी ये लोग क्वेश्चन का रेफरेंस लेंगे या क्वेश्चन बनाएंगे वो सारा का सारा एनसीईआरटी से रहेगा, ऐसा भी इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है। तो आपको ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता है ना। जो भी टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आपको एनसीईआरटी के ही पढ़ने हैं, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जैसे अगर इन्होंने सीटेट का पूरा का पूरा लिया ईवीएस, तो सीटेट में कुछ और भी चीजें इनके अलावा आता है, आई मीन कंटेंट के, एनसीईआरटी के कंटेंट के अलावा एक तो आपको मैप भी अच्छे से कवर करना है, क्योंकि मानचित्र से 2 से 3 क्वेश्चन अक्सर आते हैं। मानचित्र से 2 से 3 क्वेश्चन अक्सर आते हैं। और क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, लाइक जैसे कभी आपसे पूछेगा कि बिहार गोवा से किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर आपको मैप का ही नहीं पता कि मैप पे बिहार कहाँ है, गोवा कहाँ है, तो आप कैसे इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, पिछली बार क्वेश्चन पूछा था सीटेट में, पिछली बार क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली से मध्य प्रदेश की राजधानी किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब आपको कैसे कोऑर्डिनेट करोगे अगर मैप ध्यान में नहीं है। हो सकता है कि मध्य प्रदेश थोड़ा दाएं हो बाएं हो, 8 दिशाओं को लेकर चलते हैं ये, टोटल 8 जो डायरेक्शंस होते हैं उनको लेकर चलते हैं। तो ये भी नहीं कि साउथ में होगा, है कि नहीं, साउथ में भी नहीं कह सकते, वो साउथ वेस्ट भी हो सकता है, साउथ ईस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉपर पता होना चाहिए हमें। तो मैप को आप अच्छे से देखोगे, मैप आपको पूरा ध्यान रहना चाहिए मतलब। और 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका बनता है रेलवे से, एक क्वेश्चन आपका रेल के एवरेज स्पीड से जरूर आता है, और उसमें लेकिन आपका रेलवे का टाइमिंग दिया होता है। ठीक है, रेलवे का टाइमिंग देते हैं और टोटल डिस्टेंस देके एवरेज स्पीड निकल पाते हैं। और एक क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से आता है। ठीक है, डायरेक्शन से ये टॉपिक 2 ऐसे है कि रेलवे वाला आप मैथ में भी मेजर कवर कर लोगे। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर जरूरत पड़ेगी तो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स का कर लेंगे जो सीटेट में आया हुआ है, और डायरेक्शन आप रीजनिंग में कर लेते हो, ये आपका वहां पे कवर हो जाता है। एक एक क्वेश्चन इन दोनों से आता है। ठीक है, तो ये आपका सारा का सारा सिलेबस होता है, ये आपका मेन सिलेबस है। तो इन्हीं चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले, पढ़ने वाले, ये सारी चीजें रहेंगी। तो चलो फिर बिना समय खराब किए इसे शुरू करते हैं हम आगे। तो आज जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ ईवीएस में, वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ ओशियन सैलिनिटी। ठीक है, ओशियन सैलिनिटी डिस्कस करूंगा। धीरे धीरे आपके इस तरह के अपने आप ही सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ज्यादा आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन शुरू किया ओशियन सैलिनिटी। देखो, ओशियन सैलिनिटी हम क्यों पढ़ रहे हैं, हिंदी में हम इसे कहते हैं महासागरीय लवणता। महासागरीय लवणता, तो हम इसे किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे 2 रिलेटेड टॉपिक जो है आपकी बुक में दिया हुआ है 5th क्लास में। एक तो टॉपिक गांधी जी के दांडी यात्रा के बारे में दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। और जो दूसरा जो टॉपिक दिया हुआ है वो आपका डेड सी के बारे में दिया हुआ है। तो ये सैलिनिटी से रिलेटेड है, लेकिन हमें सिर्फ डेड सी और गांधी जी का सिर्फ वो नमक कानून तो नहीं पढ़ना, हमें इसको हाई लेवल पे कवर करना है। तो मैंने इस टॉपिक का नाम ओशियन सैलिनिटी दिया है, महासागरीय लवणता दिया है, और इसी में आपको ये सारा का सारा मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज ओशियन सैलिनिटी, कि महासागरीय लवणता क्या है। तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन वाटर, कि जल में लवण की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन वाटर, जल में लवण की उपस्थिति। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि ओशियन के अंदर सॉल्ट आता कहां से है। ठीक है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ सॉल्ट इन ओशियन, महासागर में ये नमक आ कहां से रहा है।
इतना नमक कहाँ से आया है? तो रॉक्स, ठीक है ना। अब अपने अर्थ पे जो चीजें देखते हो ना, ये सारा का सारा ओशियन में भी होता है, महासागरों में भी होता है, ठीक है ना। भाई महासागरों में माउंटेन भी होते हैं, महासागरों में प्लेट्यू भी होते हैं, ये सारी चीजें होती है महासागरों में। प्लेट्यू भी होता है महासागरों के अंदर, प्लेन एरिया भी होता है, तो सब कुछ होता है। इसी तरह से रॉक्स भी होते हैं ओशियन के अंदर। तो ये रॉक्स जो होते हैं, यही आपके ओशियन के सॉल्ट के सोर्स होते हैं। वॉइस एक और लैपटॉप मेरे को जोड़ दो इसमें। मुझे नहीं दिखेगा ना, लेकिन इसको थोड़ा खसका के इधर ले आओ टेबल को। चलिए तो शुरू कर दो। ओके, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? स्क्रीन वगैरह कुछ ऐसी चीज को लेकर आप सभी को क्लियर है सब कुछ? सारी चीजें क्लियर है सभी को? चलो फिर आगे देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ओशियन के अंदर जो सॉल्ट का सोर्स होता है वो रॉक्स होता है। इन रॉक्स से सॉल्ट ओशियन के अंदर आता है, ठीक है। रॉक्स टूटते फूटते रहते हैं। तो ओशियन की सैलिनिटी को हम मेजर करने के लिए क्या यूनिट अपनाते हैं? यूनिट की बात करते हैं पहले, इकाई। कि महासागर की लवणता को जो हम मापते हैं तो इसके लिए इकाई क्या यूज किया जाता है? तो इसकी यूनिट होती है पार्ट पर थाउजेंड। यूनिट होती है पार्ट पर थाउजेंड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रति हजार भाग। प्रति हजार भाग कहते हैं इसको हिंदी में। तो ये इकाई होती है महासागरीय लवणता को मापने की। इसका सिंबल क्या होता है? जैसे आप ये परसेंट लिखते हो तो परसेंट होता है 100 के पीछे, तो हमें यहाँ पे 1000 के पीछे मापते हैं। तो एक पॉइंट और यहाँ पे आप लगा दो, ठीक है। ये याद रखना कि ऐसा नहीं है कि मैं परसेंट लिखने जा रहा था और मुझसे मिस्टेक हुआ है, ये मत समझना आप। ये पार्ट पर 1000 का सिंबल होता है, इसको 1000 के पीछे मापा जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम किसी भी ओशियन के 1000 ग्राम वाटर का सैंपल लेते हैं और फिर हम उसमें मेजर करते हैं कि कितने ग्राम सॉल्ट है। तो ऐसे मापा जाता है ओशियन सैलिनिटी को, ठीक है। सपोज कि आपने किसी भी ओशियन का, चलो पैसिफिक ओशियन मान लेते हैं, प्रशांत महासागर, आपने प्रशांत महासागर का 1000 ग्राम वाटर का सैंपल लिया, 1000 ग्राम वाटर लिया और उसमें आप सैलिनिटी मेजर करते हो। तो आपने पाया कि पानी को वेपराइज करने के बाद, जल को उड़ाने के बाद उसमें 20 ग्राम सॉल्ट बचा। तो इसका मतलब पैसिफिक ओशियन का सैलिनिटी कितना है? 20 पार्ट पर थाउजेंड, है ना। कि इसके 1000 ग्राम जल में 20 ग्राम लवक है, ठीक है। तो इतनी सी बातें समझ आई आप सभी को? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ओशियन सैलिनिटी को पार्ट पर थाउजेंड पे मापा जाता है। अब आगे देखते हैं। तो अब हम सभी ओशियन के एवरेज सैलिनिटी की बात करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट एवरेज सैलिनिटी, औसत लवणता। एवरेज सैलिनिटी, औसत लवणता। तो औसत लवणता क्या होता है कि हम ये देखने जा रहे हैं कि इस पृथ्वी पर औसतन कितना नमक है। अगर हम सारे समुद्र को मिला दें तो पृथ्वी पर ऑन एवरेज कितना सॉल्ट है? तो इसका आंसर होता है आपका 35 पार्ट पर थाउजेंड, ठीक है। 35 प्रति हजार भाग। हमारी पृथ्वी पर औसतन 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम नमक पाया जाता है।
35 ग्राम सॉल्ट पाया जाता है, ठीक है। और सैलिनिटी में जो मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट है, सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला नमक है, मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट, तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा नमक पाया जाता है हमारे ओशियन के अंदर? तो यह है आपका NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, NaCl। और भी नाम से आप इसे जानते हो, इसे रॉक सॉल्ट भी कहते हो, जैसे कि मैंने अभी बताया कि रॉक से मिलता है। इसे आप टेबल सॉल्ट भी कहते हो। टेबल सॉल्ट क्यों कहते हैं? घर में जो आप नमक खाते हो वो यही होता है, तो इसलिए इसको टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है और रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है। जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट है, दूसरा जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट, दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो लवण है वो MgCl2 है, जिसको मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये दो शीर्ष लेवल के सॉल्ट है जो सबसे ज्यादा ओशियंस में पाए जाते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड एंड MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये दो सॉल्ट के नाम आप लोग याद रखेंगे। तो सैलिनिटी पे कुछ और भी डिस्कस किया जाए लवणता के ऊपर। जैसे ये हमारा अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी के बीचों बीच इक्वेटर है, जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। पहली बात ही जानते हो आप लोग। इसके ऊपर जाओगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। फिर यहाँ नीचे आओगे तो ऐसे ही आपका मकर रेखा हो जाता है, मकर रेखा, जिसको हम कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये आपका पोल्स हो गया, ध्रुव हो गया। तो अभी क्वेश्चन ये है कि सैलिनिटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, सैलिनिटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है और सबसे कम कहाँ होता है? अगर हम यहाँ पे ये देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि सैलिनिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा सैलिनिटी कहाँ होगा? देखो यूं तो आप सोचोगे इक्वेटर पे, क्योंकि इक्वेटर पे गर्मी पड़ती है, गर्मी ज्यादा होती है, तो वाटर वेपराइज हो जाएगा, ये आप जरूर सोचोगे। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। इक्वेटर पे ना सनलाइट का इफेक्ट, विषुवत रेखा का इफेक्ट भाई 3 से 4 बजे तक का ही होता है, और इसके बाद यहाँ डेली होती है बारिश। तो रेन जो होता है वो फ्रेश वाटर का सोर्स होता है, शुद्ध जल का रूप होता है रेनफॉल, है ना। तो रेनफॉल की वजह से यहाँ की सैलिनिटी हो जाती है डाउन, इक्वेटर की सैलिनिटी हो जाती है कम। तो सैलिनिटी सबसे ज्यादा होता है ट्रॉपिक्स पे, कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे लवणता सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट का इफेक्ट भी लंबा होता है, 6-7 बजे तक होता है, ठीक है ना। तो क्रम क्या बनेगा? सबसे ज्यादा सैलिनिटी होगा ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स के बाद फिर आएगा इक्वेटर, इक्वेटर दूसरे नंबर पर आएगा। और सबसे कम सैलिनिटी जो होगी वो पोल्स पे होगी। पोल्स पे सैलिनिटी, सैलिनिटी सबसे कम इसलिए होता है क्योंकि यहाँ ग्लेशियर होता है, एंड ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, शुद्ध जल का रूप होता है। वाटर भी पढ़ना है हमें, फूड वाटर सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, है ना, शेल्टर सब कुछ पढ़ना है मतलब, ठीक है। तो आगे और डिटेल में आएंगी चीजें। तो ट्रॉपिक्स के बाद इक्वेटर, इक्वेटर के बाद पोल, ये ऑर्डर ऑफ सैलिनिटी हो जाता है, ध्यान रखेंगे, लवणता का क्रम हो जाता है। आई होप कि आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जॉय सर प्लीज रिकॉर्डेड क्लास भी, सर इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी? बिल्कुल रिकॉर्ड हो जाएगा, ऐप के ऊपर अवेलेबल होगा, ठीक है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये साथ के साथ ही रिकॉर्ड हो रहा है, ऐप पे अवेलेबल होगा, आप इसे बाद में मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं, ठीक है, रिवाइज कर सकते हैं। एक्चुअली एक बार और, एक साल तक देख सकते हैं इसको आप, इसको आप एक साल तक जितनी बार, लेकिन एक साल तक देखते मत रह जाना, ठीक है। पेपर मार्च अप्रैल में ही हो जाना है, वहीं तक इसको कवर कर लेना अच्छे से। हालांकि ये अवेलेबल रहेगा पूरे एक साल तक ऐप के ऊपर, कितनी बार आप देख सकते हो। तो ट्रॉपिक्स, इक्वेटर, पोल्स, ये क्रम हो जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे हम, एक चीज और जानेंगे ओशियन सैलिनिटी में। देखो भाई, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। मैप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ड्राइंग बचपन से ही बहुत खराब है मेरी, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया का इधर हो जाता है अरेबियन सी, ये अरब सागर हो जाता है, और ये हो जाता है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। अब अगर पूछूं कि सैलिनिटी किसकी ज्यादा होगी, लवणता किसकी ज्यादा होगी, अरब सागर की या बंगाल की खाड़ी की? यहाँ पे अरब सागर है और यहाँ बंगाल की खाड़ी है, तो इनमें
लवणता किसकी अधिक होगी? देखो, अरब सागर में ज्यादा नदियां गिरती है, गंगा भी इसी में गिर रही है, ब्रह्मपुत्र भी इसमें, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बहुत सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि अरब सागर में कम नदियां गिरती है, ठीक है, गिनी चुनी नदियां गिरती है, छोटी नदियां गिरती है। तो ना बे ऑफ बंगाल को ना नदियों के द्वारा ज्यादा फ्रेश वाटर मिलता है, बे ऑफ बंगाल को रिवर के द्वारा ज्यादा शुद्ध जल मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है, जिसकी वजह से बे ऑफ बंगाल का सैलिनिटी कम होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सैलिनिटी की बात करें तो बे ऑफ बंगाल का जो सैलिनिटी होगा वो अरेबियन सी से कम होगा, लेस देन दैट ऑफ अरेबियन सी। अरेबियन सी से सैलिनिटी कम होगा। ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद हमारे देश में नमक का उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है? तो अगर हम सॉल्ट के प्रोडक्शन की बात करें, हमारे कंट्री के अंदर में सॉल्ट के प्रोडक्शन की बात की जाए तो सॉल्ट के 3 सोर्सेस हैं हमारी कंट्री में। एक तो रॉक्स, चट्टानों से भी करते हैं। दूसरा जो सोर्स होता है लेक्स होता है। लेक्स में जैसे कि सांभर लेक राजस्थान के अंदर, सांभर लेक पड़ता है राजस्थान में, ये बहुत ही फेमस है सॉल्ट के प्रोडक्शन के लिए। हमारे कंट्री के कुल सॉल्ट प्रोडक्शन का 20% सांभर लेक से होता है, तो सांभर लेक भी काफी ज्यादा फेमस है सॉल्ट के प्रोडक्शन के लिए। और तीसरा जो है वो आप जानते ही हो, सी है ना, सागर। तीसरा जो है आपका सी होता है, सागर होता है। इन 3 जगह से नमक निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद अब डेड सी को भी देख लेते हैं भाई जरा, डेड सी के बारे में भी जान लेते हैं, मृत सागर के बारे में। तो मृत सागर इजराइल में है और बहुत ही खारा है, मतलब है ना। मृत सागर की डेड सी की जो सैलिनिटी है, जो लवणता है, वो बहुत हाई है। कितना? 330 पार्ट पर थाउजेंड, 330 पार्ट पर थाउजेंड। यानी कि डेड सी के प्रति 1000 ग्राम जल में 330 ग्राम नमक है। ये मतलब है इसका, है ना, कि मृत सागर के 1000 ग्राम जल में 330 ग्राम नमक है। ठीक है, ये इसका मतलब हो जाता है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो मृत सागर है इसका नाम कैसे पड़ा, इसका नाम डेड सी कैसे पड़ा? क्योंकि सॉल्ट ज्यादा होने से वाटर भारी हो जाता है, मतलब वाटर की डेंसिटी बढ़ जाती है, और डेंसिटी बढ़ने की वजह से चीजें इसमें तैरती हैं ज्यादा। तो अगर हम भी इसके अंदर उतरेंगे तो हम बिना एफर्ट के फ्लोट करेंगे, मतलब हम डूबेंगे नहीं डेड सी में। तो वैसे इंसान मरने के बाद ही ऐसा कर सकता है। तो जब इसमें कोई जाता है ना तो वो मरता हुआ दिखता है, मरा हुआ प्रतीत होता है ना, डेड बॉडी की तरह लगता है, इसलिए इसका नाम डेड सी पड़ गया। इसलिए इसको डेड सी कहा जाता है, मृत सागर कहा जाता है। इस तरह से इसका नाम पड़ा हुआ है इसराइल के अंदर। और कितना ज्यादा सॉल्ट है इसमें आप देख सकते हो, और इसराइल इसी का पानी प्योरीफाई करके पीता है। ऐसी ऐसी मशीनें बना रखी है इसराइल की, टेक्नोलॉजी वैसे भी बहुत फेमस है कि नहीं। तो ये हमने जाना सेलिनिटी और डेड सी के बारे में थोड़ा सा। अब आ जाते हैं अब हम बात करते हैं गांधी जी के दांडी मार्च के बारे में, जो कि हमारे बुक के अंदर भी दिया हुआ है, ठीक है, 5th क्लास में, और सेलिनिटी से ही वो रिलेटेड है। तो अपना अगला जो पॉइंट रहेगा, यहाँ तक देखो सभी को सारी चीजें क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं, कुछ दिक्कत तो नहीं? ठीक है, आई होप कि समझ आ गया होगा आप सभी को सारा का सारा पॉइंट। तो आगे आते हैं हम, किसी को कोई डाउट नहीं, सब सही है। अब हम गांधी जी के दांडी मार्च के बारे में बात करेंगे। दांडी यात्रा, तो ये भी सॉल्ट से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये दांडी यात्रा क्या है? 1930 में, 1930 में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी आंदोलन को इंग्लिश में कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और अपने इसी आंदोलन को शुरू करने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था, इसी के साथ इस आंदोलन की शुरुआत की थी।
डिसओबीडियंस या अवज्ञा का मतलब क्या होता है कि किसी आज्ञा को फॉलो ना करना, कोई आदेश कोई कानून है ना उसको फॉलो ना करना, ये डिसओबीडियंस का मतलब होता है। तो 1930 में गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से, ये गांधी जी का आश्रम था साबरमती, आप सभी लोग अच्छे जानते हो भली भांति। तो गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से ठीक 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को इस यात्रा की शुरुआत की थी। ध्यान रखेंगे कि यात्रा किस दिन शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को, और ये गांधी जी ने अपने आश्रम साबरमती से शुरू किया था। गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के तटीय क्षेत्र के एक दांडी नामक गांव पर पहुंचे थे। ये दांडी जो है भैया गांव का नाम है, विलेज है ये, यहाँ पे पहुंचे थे ये। और यहीं पर पहुंच के इन्होंने सॉल्ट रूल को ब्रेक किया था, है ना। एक्चुअली उस समय क्या होता था, नमक कानून को तोड़ा था। उस समय क्या होता था कि अंग्रेजों ने सॉल्ट के प्रोडक्शन पर, ठीक है ना, नमक के उत्पादन पर टैक्स लगाया हुआ था कि आप कंजम्पशन के लिए भी, बेचना तो अलग बात है कि भाई कोई फैक्ट्री है वो बना के बेच रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप सॉल्ट का कंजम्पशन करने के लिए भी सॉल्ट बनाओगे तो आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो गांधी जी ने बिना कर दिए, बिना टैक्स दिए ये नमक बनाया। यही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत थी जो अपने दांडी यात्रा के साथ इन्होंने शुरू किया था। एक दो क्वेश्चन और बनते हैं यहाँ से कि साबरमती और दांडी के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन साबरमती एंड दांडी। तो ये डिस्टेंस टोटल आपका हो जाता है 240 माइल हो जाता है, 240 माइल, 240 मील की दूरी है साबरमती और दांडी के बीच में। और गांधी जी कितने लोगों के साथ शामिल थे इस यात्रा में, तो टोटल 78 फॉलोवर्स थे गांधी जी के साथ इस यात्रा में। अगर हम फॉलोवर्स की बात करें तो गांधी जी के साथ 78 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से एक सरोजिनी नायडू भी थी इस यात्रा के दौरान, ठीक है। तो इस तरह से गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। तो इसीलिए NaCl को, जो कि मैं आपको बता के आया नमक होता है, NaCl को हमारे नेशनल स्ट्रगल का सिंबल कहा जाता है। NaCl इज कॉल्ड नेशनल सिंबल ऑफ नेशनल स्ट्रगल, कि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम का, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का इसको सूचक कहते हैं, सिंबल कहते हैं, ठीक है, NaCl। तो ये आपके सारे के सारे पॉइंट्स हो जाते हैं सैलिनिटी से रिलेटेड, लवणता से रिलेटेड, जो कि आपकी बुक के अंदर का भी कवर हो गया है, और ये मैंने आगे की जो क्लासेस के हैं वो भी जोड़ दिए हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, किसी को कोई डाउट तो नहीं इस टॉपिक से। तो अब हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब अगले टॉपिक पे आते हैं। तो सैनिटी के बाद अब हम टॉपिक आज शुरू करेंगे फूड, भोजन। अब ये कुछ लंबा टॉपिक है, फूड जो है बड़ा टॉपिक है ये। तो फूड में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, एक तो इसके मोड पढ़ने वाले हैं, प्रकार कि भोजन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। दूसरा हम इसके कंपोनेंट पढ़ेंगे, कंपोनेंट कि इसके घटक क्या क्या होते हैं, आई मीन हमारे फूड में क्या क्या घटक पाए जाते हैं। और साथ के साथ फूड या विटामिन मिनरल इनसे रिलेटेड जो भी डिजीज होगा, जो भी रोग होगा, जहां भी आएगा वो मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा, जुड़वाता चलूंगा। ये सारी चीजें आपके फूड में आ जाएंगी, ठीक है। और बाकी फूड में आपका स्टेट वाइज तो वो मैप के साथ ही पढ़ा दूंगा, कहाँ पे क्या खाया जाता है, कौन क्या खाना पसंद करता है, या फिर स्टेट से रिलेटेड जो मिसलेनियस पॉइंट जितने भी दिए हुए हैं हमारे बुक के अंदर, लाइक जैसे लद्दाख का अच्छा खासा पार्ट दिया हुआ है, चांगपा जनजाति के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना, श्रीनगर के बारे में दिया हुआ है, पोचमपल्ली दिया हुआ है, केरल के बारे में दिया हुआ है। ये सारा हम मैप के साथ ही डिस्कस कर लेंगे, मतलब कि कौन सा प्लेस कहाँ है और किस लिए फेमस है और क्या चीजें हमारे लिए जरूरी है पढ़ना मैप के अंदर, तो वहां आ जाएगा।
तो पहले हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं, पोषण के प्रकार पे डिस्कशन करेंगे। चलो, पोषण के प्रकार में सबसे पहले आता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक, देखो होलोजोइक क्या होता है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म सॉलिड फॉर्म में भोजन को ग्रहण करे, ठोस, यानी कि वो स्वेलो करे कुछ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो डीकम्पोजर होते हैं, अपमार्जक, जो कि चीजों को सड़ा गला कर खाते हैं, सॉलिड फॉर्म में कंज्यूम नहीं करते, ठीक है। तो ये वो होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में कंज्यूम करते हैं फूड को। अब जैसे कि सूक्ष्म जीवों में जाओगे तो अमीबा आ जाता है इस कैटेगरी के अंदर। अमीबा की शुरुआत यहाँ से हो जाती है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। अगला है सेकंड आपका डीकम्पोजर। डीकम्पोजर, अपमार्जक, डीकम्पोजर, अपमार्जक, ये कौन होते हैं? जो कि डिकेइंग मटेरियल से, सड़े गले पदार्थ से भोजन प्राप्त करते हैं। गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेइंग मटेरियल, सड़े गले पदार्थ से भोजन प्राप्त करते हैं। ये चीजों को केमिकली डीकम्पोज करके खाते हैं, सॉलिड फॉर्म में कंज्यूम नहीं करते, ठीक है, गला के खाते हैं उनको, सड़ा गला कर। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है? इसका बेहतरीन एग्जाम्पल बैक्टीरिया आ जाएंगे इस कैटेगरी में, जीवाणु आ जाएंगे इस कैटेगरी में, और दूसरा आपका इस कैटेगरी में फंजाई आ जाएंगे, कवक आ जाएंगे। फंजाई आपने अक्सर देखा होगा बारिश में गोबर वगैरह पे भी आ जाते हैं, इसको आप सांप की छतरी कहते हैं, ठीक है। मशरूम वगैरह भी फंजाई ही होता है, ठीक है ना। तो ये सब डीकम्पोजर की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डीकम्पोजर के बाद नेक्स्ट है तीसरा ऑटोट्रॉफ। अब ऑटोट्रॉफ ये थोड़ा अलग लेवल पे हो जाएगा। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? इनको हिंदी में हम स्वयंपोषी कहते हैं। स्वयंपोषी ये वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। देखो, ऑटो मतलब ही होता है सेल्फ। अगर वर्ड ऑटो की बात की जाए तो ऑटो वर्ड का मतलब ही होता है सेल्फ, खुद, है ना, स्वयं। और ट्रॉप्स मतलब होता है न्यूट्रिशन। ट्रॉप्स मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ये वो जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। तो ये काम केवल, ये कारनामे केवल हरे पौधे ही मुख्यतः कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली ऐसा होता है कि कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लाइक या अपना भोजन खुद बना सकते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया में कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। कुछ यूग्लिना, यूग्लिना भी थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस कर लेता है, लेकिन ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ इतना घुसने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप की कैटेगरी में हम सीधा किसको डाल देंगे? ग्रीन प्लांट्स को डाल देंगे, हरे पौधों को डाल देंगे, क्योंकि हरे पौधों में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल से ये सनलाइट को ट्रैप कर पाते हैं, और सनलाइट को ट्रैप करके ये भोजन बनाते हैं। तो रिएक्शन क्या होता है फोटोसिंथेसिस का? प्रकाश संश्लेषण का। इसको हम फोटोसिंथेसिस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फोटोन मतलब होता है लाइट, क्योंकि लाइट का यूज कर रहे हैं ये, इस वजह से फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो इसका रिएक्शन क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे, वाटर यूज करेंगे, और क्लोरोफिल होता है इनके अंदर, और यही क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है। और फिर क्या पाया जाएगा इनके अंदर? तीसरी चीज सनलाइट चाहिए इनको। तो ये सबकी उपस्थिति में ये बनाते हैं C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं ये, और ये ग्लूकोज हो गया, ये ग्लूकोज। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स, है ना। और एक चीज आप जानते हो कि हमारे अर्थ के ऊपर अगर एनर्जी का कोई ओनली सोर्स है तो वो सन है। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ भाई। 99.9% जो एनर्जी का सोर्स है ना अर्थ के ऊपर, वो सन है। बाकी 0.1% तो अर्थ के अपने मूवमेंट की वजह से है, रोटेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। तो 99.9% एनर्जी का सोर्स अर्थ के ऊपर सन है। लेकिन सन के इस एनर्जी को सभी डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, एनिमल्स नहीं कर सकते ना, हम लोग भी नहीं कर सकते। सन की एनर्जी को अगर डायरेक्ट कोई यूज कर सकते हैं तो वो ओनली प्लांट्स कर सकते हैं, और फिर हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है। तो एक बात तो साफ है कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये ओनली प्रोड्यूसर होते हैं धरती के ऊपर, एकमात्र उत्पादक होते हैं, ये ओनली उत्पादक है ना। हरे पौधों को आप ओनली उत्पादक कहोगे, धरती के ऊपर प्रोड्यूसर।
बाकी सारे कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं। तो इसको हम एनर्जी या फूड चेन वाले टॉपिक में अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। चलो अब आगे आ जाते हैं। ऑटोट्रॉप्स, हरे पौधे आ जाएंगे। अगला है आपका हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स हो जाता है आपका विषमपोषी। हेट्रोट्रॉप्स विषमपोषी हो जाता है। तो विषमपोषी कौन होते हैं? जो अदर्स पे डिपेंड होते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं अपनी फूड के लिए। तो इसको आप तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लो। तीन कैटेगरी कौन कौन सी हो जाती है? तीन कैटेगरी हो जाती है यहाँ पे। एक तो होता है आपका हर्बीवोरस, जिसको हम शाकाहारी कहते हैं। तो एग्जाम्पल आप अच्छे जानते हो, ठीक है। काउ, गॉट, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। दूसरे होते हैं आपके कार्निवोरस। कार्निवोरस वो होते हैं जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, मांसाहारी। मांसाहारी इसका एग्जाम्पल लाइक जैसे लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, ये इस कैटेगरी में आ जाएंगे, शेर और बाघ वगैरह। तीसरा होता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कौन होते हैं? जो दोनों पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, जिनको हिंदी में सर्वाहारी कहा जाता है। प्लांट से भी भोजन प्राप्त कर लेते हैं और एनिमल से भी। तो इसके कैटेगरी में क्या क्या आ जाएगा? हम आ जाएंगे, एक तो ह्यूमन, मानव, दूसरा डॉग, तीसरा कैट, ये सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना। और ध्यान रखना कि सभी मानव आते हैं ओमनीवोरस में, सभी मानव ओमनीवोरस होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे वो वेज और नॉन नॉन वेजिटेरियन वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये अलग चीज है। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस मतलब सभी मानव, ऑल ह्यूमन। क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट पे हम कहीं ना कहीं हर कोई डिपेंड है। दूध तो पीता ही है हर कोई, है ना। तो दूध कोई प्लांट से थोड़े आता है, तो एनिमल से ही आता है। तो हम किसी ना किसी रूप में डिपेंड है। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन एक अलग चीज है, अनदर थिंग है, ठीक है। हाँ, आजकल एक नया मार्केट में है वेगन, ये आजकल एक नया है। तो वेगन वो होते हैं जो ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। ये वेजिटेरियन में भी एक अलग कैटेगरी बन गया है, ठीक है ना। कि ये दूध वगैरह भी कंज्यूम नहीं करते, एनिमल से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट का यूज नहीं करते ये लोग, जिनको वेगन कहा जाता है। ये सिर्फ प्लांट से ही सारा का सारा प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह से हेट्रोट्रॉप आपका ये तीन कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस, ठीक है। आगे देखेंगे। अब कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो जरूरी नहीं है कि अपना भोजन स्वयं बना ले। तो अब इनकी बात करते हैं। तो इन पौधों को कहा जाता है, इन पौधों को कहा जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो अभी अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स देख लेते हैं जरा। कीटभक्षी पौधे, कीटभक्षी पौधे नाम से ही पता चल रहा है कि भोजन अपना किससे प्राप्त करते हैं? कीड़ों से, ठीक है। स्पीड ज्यादा फास्ट है। इतनी देर से जब मैं पूछ रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बोल नहीं रहे हो। जानबूझ के स्पीड बढ़ाया ताकि तुम लोग एक्टिव हो जाओ थोड़े। जब मैं पूछा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों नहीं बोल रहे थे भाई? कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत बता दिया करो, ठीक है। चलो अब स्पीड थोड़ा स्लो कर देते हैं, थोड़ा एक्सेलरेशन डाउन कर देता हूं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम इंसेक्ट, कीड़ों से भोजन प्राप्त करते हैं। गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम इंसेक्ट, कीड़ों से भोजन प्राप्त करते हैं ये। तो इनको, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को एक और नाम से जाना जाता है, पिक्चर प्लांट्स। इन्हें पिक्चर पौधे भी कहते हैं या घटोरनी पौधे भी कहते हैं। अब पिक्चर का मतलब क्या होता है? पिक्चर मतलब घड़ा होता है, घड़ा। पिक्चर का मतलब होता है घड़ा या मटका। तो इन प्लांट्स में क्या होता है कि घड़े की जैसी संरचना होती है, घड़े की जैसी ऐसे संरचना होती है, और ये ऊपर से एक कवर होता है, कवर। तो जैसे इसमें कीड़ा आया, फ्रॉग आया, कुछ भी, तुम भी उंगली डालोगे तुरंत झपटा मारेगा, है ना। तो जैसे इसके अंदर कुछ घुसता है, कीड़ा हो गया, फ्रॉग हो गया, तो ये ना जकड़ लेते हैं उसको, और इस तरह से फिर ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको जकड़ लेते हैं कीड़ों को। तो घड़ा पाए जाने की वजह से इनको पिक्चर प्लांट कहा जाता है, पिक्चर पौधे कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ आपको इन पौधों के। तो जैसे कि नेपेंथिस हो गया,
ये पौधों के नाम है। नेपेंथिस इसी कैटेगरी का एक पौधा है। यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया भी इस कैटेगरी में आता है। ये आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। इन प्लांट्स की एक खास बात और होती है कि इनके ये ना काफी रंग बिरंगे होते हैं ताकि कीड़ों को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है ना। इनके जो कलर होते हैं वो काफी रंग बिरंगे होते हैं फूल वगैरह के, ताकि कीड़ों को आसानी से ये अट्रैक्ट कर सके। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पाए कहाँ जाते हैं मेनली, अगर हम इसके इंडिया में बात करें तो हमारे इंडिया में मेघालय में पाए जाते हैं। मेघालय हमारे इंडिया में, और वैसे ऑस्ट्रेलिया का एक और एग्जांपल आप लोग लिख लेंगे। ये दो मेन है, मतलब यहाँ पे ये पौधे पाए जाते हैं, कीट भक्षी पौधे। तो ये आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे सारे के सारे, इतने ही पढ़ने आपको, इससे ज्यादा नहीं पढ़ते। होते और भी है, कैप्रोफेगस, पॉलीफेगस, ठीक है, बहुत सारे होते हैं तमाम तरह के, लेकिन वो सब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम फूड के कंपोनेंट डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक, कि कौन कौन से घटक होते हैं हमारे भोजन में। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे फैट, फिर विटामिन, एंड देन मिनरल, एंड देन मिनरल। अब हमारे बुक में इन सभी टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा टच किया हुआ है, ठीक है। लाइक जैसे विटामिन में विटामिन ए वगैरह डिस्कस कर ही रखा है, सी डिस्कस कर ही रखा है बुक के अंदर। मिनरल में आयरन डिस्कस किया हुआ है ना। लेकिन ये बस एक सोर्स है कि आपको विटामिन और मिनरल पढ़ना है। ये आपके थर्ड फोर्थ फिफ्थ की बुक पर ये बता रही है कि विटामिन पढ़ना है। पढ़ना किस लेवल तक है, तो सब कुछ पढ़ना है, मतलब हाई लेवल तक पढ़ना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। आपके थर्ड फोर्थ फिफ्थ की बुक्स जो है हमें सिर्फ टॉपिक्स दे रही है, ये ध्यान रखना, लेवल इसका अच्छे वाला होना चाहिए। तो पहले हम शुरू करेंगे कार्बोहाइड्रेट। चलो, तो इसको कार्बोहाइड्रेट क्यों कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहे जाने की वजह क्या है, क्योंकि ये दो चीजों से बना होता है। कार्बो का मतलब हो गया कार्बन, एक तो ये कार्बन से बना होता है, और दूसरा वर्ड इसमें यूज हुआ है हाइड्रेट। तो हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, जल, वाटर या जल। तो इनका निर्माण कार्बन और जल से होने की वजह से इनको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। इन दो चीजों से बने होते हैं ये। तो कार्बोहाइड्रेट में आपको एक तो सबसे पहले कि हमारे बॉडी में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ये, हमारे शरीर में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ये, ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत इसी को माना जाता है, कार्बोहाइड्रेट को। आई मीन कि हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी मिल रही है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिल रही है। कार्बोहाइड्रेट ही सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा का। तो कार्बोहाइड्रेट को हम तीन कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। इसके तीन कैटेगरीज को अपन लोगों को डिस्कशन करना है। तो कौन कौन से तीन कैटेगरी हो जाएगा, एक हो जाता है मोनोसेक्राइड, हिंदी में सेम नाम होगा, मोनोसेक्राइड। सेकंड होता है आपका डाइसेक्राइड, सेकंड हो गया डाइसेक्राइड, और थर्ड हो गया पॉलीसेक्राइड। थर्ड हो गया पॉलीसेक्राइड। तो ये जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होंगे, जो मेनली आपको जो कवर करना है ना। मतलब बहुत विद्वान नहीं बनना हमें, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़नी है सारी चीजें। तो एग्जाम्पल्स मैं पहले बता दूं आपको कि इन सारे टॉपिक से एग्जाम्पल जो है, और या फिर हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ पे हम इसको देख रहे हैं, कहाँ यूज हो रहा है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले आता है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड डिस्कस करेंगे पहले। देखो, मोनो मतलब होता है सिंगल,
मोनो मतलब होता है सिंगल। तो ये ना सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, अकेला है अपने आप में। इट इज अ सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है और सिंगल यूनिट होता है ये, यानी कि आप इसको पानी में अगर घोलोगे तो ये टूटेगा नहीं। अब ये है सिंगल तो टूटेगा क्या, ठीक है। जब ये अपने आप में एक ही है तो ब्रेक होने का कोई मतलब नहीं बनता, सिंपलेस्ट होता है, ब्रेक नहीं होता। तो इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 एग्जांपल मेनली आप याद रखेंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज इस कैटेगरी में आ जाते हैं, मोनोसेक्राइड की कैटेगरी में। ये तीनों ही 6 कार्बन कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इन तीनों के अंदर 6 कार्बन पाया जाता है। तो चलो सबसे पहला काम करते हैं, इनका फॉर्मूला निकालते हैं कि इन तीनों का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट बना ही किससे होता है, कार्बन और वाटर से। कार्बोहाइड्रेट कार्बन और वाटर से बना होता है। तो मोनोसेक्राइड के अंदर जितने कार्बन होते हैं उतने वाटर होते हैं, इन दोनों की संख्या बराबर होती है, ठीक है ना। अगर n नंबर ऑफ कार्बन है तो वाटर भी n नंबर ही होगा। अब हम यहाँ पे n की जगह 6 पुट कर देंगे क्योंकि इनके अंदर कार्बन 6 है, तो यहाँ भी 6 पुट हो जाएगा। तो फाइनली ये रिजल्ट क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा C6 और ये H12 हो जाएगा, 2 6 12 है ना, यहाँ 2 है तो यहाँ 6 भी है ब्रैकेट में, तो ये हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है तीनों का, ग्लूकोज का भी, फ्रक्टोज का भी और गैलेक्टोज का भी। 6 कार्बन होती है सारे के सारे। तो फॉर्मूला आई होप की समझ आ गया होगा आप सभी लोगों को कि कैसे निकला है ये फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला के बाद और चीजें देखते हैं। अब इनके हम स्वीटनेस के ऑर्डर को जानते हैं, मिठास। तो इनमें सबसे ज्यादा मीठा ना फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज को एक और नाम से जानते हैं, लेब्यूनोज भी कहते हैं इसको। जैसे कि हनी, हनी में फ्रक्टोज पाया जाता है, फ्रूट फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है और फ्रक्टोज की उपस्थिति के कारण ये मीठे होते हैं, ठीक है। हनी है, फ्रूट है, फ्रक्टोज की वजह से, लेब्यूनोज की वजह से मीठे होते हैं। तो ये उदाहरण याद रखेंगे मोनोसेक्राइड के और इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, इससे ज्यादा हमें कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है। मोनोसेक्राइड के बाद अब हम आ जाते हैं डाइसेक्राइड पे। तो मोनोसेक्राइड हो गया ये, यहाँ पर एग्जांपल्स मेन है। डाइसेक्राइड अब डिस्कस करते हैं। देखो डाई वर्ड का मतलब होता है टू, डाई वर्ड का मतलब टू होता है, दो। तो जब दो मोनोसेक्राइड मिलते हैं तो ये डाइसेक्राइड बनाते हैं। दो मोनोसेक्राइड जुड़ते हैं तो डाइसेक्राइड बनाते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि आप अगर किसी डाइसेक्राइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो रिजल्ट आपका दो मोनोसेक्राइड होता है। दो मोनोसेक्राइड में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, हाइड्रोलाइज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे डाइसेक्राइड के भी एग्जाम्पल्स ही हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल सुक्रोज जानते हैं। देखो इन सबकी हिंदी ना सेम होती है, जहां तक मैं हिंदी की बात करूं तो सुक्रोज को सुक्रोज ही कहते हैं, हिंदी बिल्कुल सेम होती है सभी की, ठीक है। तो सुक्रोज क्या होता है, ये टेबल शुगर होता है, इसको टेबल शुगर कहते हैं। क्योंकि घर में जो आप चीनी खाते हो, घर में जो आप चीनी खाते हो वो यही होता है, टेबल शुगर, इसीलिए इसको सुक्रोज होता है, इसलिए इसको टेबल शुगर कहते हैं। तो ये किस किस से बना होता है, मैंने अभी आपको बताया कि डाइसेक्राइड दो मोनोसेक्राइड से बने होते हैं। तो कौन से दो मोनोसेक्राइड है जो मिल के सुक्रोज बनाते हैं। तो सुक्रोज एक तो बना होता है ग्लूकोज से और एक बना होता है फ्रक्टोज से, ये दोनों मिलके सुक्रोज का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपका हो जाता है पहला, फर्स्ट। इसके बाद सेकंड पे आते हैं, सेकंड एग्जांपल पे। दूसरा एग्जांपल है लैक्टोज।
हिंदी में लैक्टोज ही कहेंगे। लैक्टोज मिल्क शुगर होता है, दूध में पाया जाता है। ये मिल्क शुगर दूध में पाया जाता है। और लैक्टोज किससे बना होता है? तो लैक्टोज का फॉर्मेशन एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज से होता है। एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज, ये दोनों मिलकर लैक्टोज बनाते हैं। लैक्टोज के बाद तीसरा एग्जांपल माल्टोज। देखो माल्ट ना अनाज को कहते हैं, तो ये अनाज में पाया जाता है। माल्टोज को हम ग्रेन शुगर भी कहते हैं, अनाज के अंदर पाए जाने की वजह से माल्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेन शुगर। और ये किससे बना होता है? जब दो ग्लूकोज मिलते हैं, जब दो ग्लूकोज मिलते हैं तो माल्टोज का फॉर्मेशन करते हैं। अब एक चीज आप लोग ध्यान देना इधर कि ये जितने भी डाइसेक्राइड है, 3 एग्जांपल मैंने आपको दिया, और ये जितने भी डाइसेक्राइड जिस मोनोसेक्राइड से बने हैं उन सबका फॉर्मूला सेम होता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज सबका फॉर्मूला सेम होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारे डाइसेक्राइड जितने भी हैं इनका भी फॉर्मूला सेम होगा, इनका भी सूत्र सेम होगा। तो अभी डाइसेक्राइड का फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। आई मीन सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज का फॉर्मूला क्या होगा। जब दो मोनोसेक्राइड जुड़ते हैं, जब दो मोनोसेक्राइड ऐड होते हैं तो ये एक वाटर लॉस करते हैं, और वाटर लॉस करते हैं तो फिर ये क्या बनाते हैं? डाइसेक्राइड बनाते हैं। डाइसेक्राइड बनाते हैं। तो लाइक जैसे C6H12O6 एक मोनोसेक्राइड ये हो गया, C6H12O6 एक ये हो गया, वाटर इसमें से माइनस कर दो तो फाइनल रिजल्ट क्या आया? कार्बन हो गए 12, 6 इधर 6 इधर, तो कार्बन हो गए 12। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 12 ये 12 ये 24, और 2 माइनस होंगे तो हाइड्रोजन हो गए 22। 24 में से 2 हो गए 22। वही ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 6 6 12, और एक ऑक्सीजन गया तो 11। तो ये आपका फॉर्मूला आ रहा है तीनों का। यही सुक्रोज का भी फॉर्मूला होगा, यही माल्टोज का भी फॉर्मूला होगा, और यही लैक्टोज का भी फॉर्मूला होगा। तीनों का सूत्र सेम होगा, C12H22O11। तो यहां तक सभी को क्लियर है? समझ आ रही है कैसे बनाइए? तो बढ़ते हैं अब पॉलीसेकेराइड की तरफ। पॉलीसेकेराइड डिस्कस करते हैं अब। अभी हमने ये मोनो और डाइसेकेराइड डिस्कस किया, अब इसका लास्ट पार्ट है कार्बोहाइड्रेट का। तो पॉली मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे मोनोसेकेराइड जब जुड़ते हैं तो उनका रिजल्ट होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ भी अगेन पहले मैं बोला हूँ कि एग्जाम्पल के अलावा और कुछ ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम्पल यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पॉलीसेकेराइड में सबसे पहले हम जानते हैं स्टार्च के बारे में। स्टार्च, तो स्टार्च प्लांट्स में पाया जाता है, हमारे अंदर नहीं। आई मीन स्टार्च जब स्टोर होता है प्लांट्स में तो ये सिर्फ प्लांट्स में ही होता है, एनिमल्स नहीं, हम नहीं स्टोर कर सकते इसे, हमारे अंदर नहीं होता ये। हाँ, हम कंज्यूम जब करते हैं तो खाते भले स्टार्च है, लेकिन जब वो स्टोर होता है तो वो अदर चीज में कन्वर्ट होकर स्टोर होता है, वो मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। तो इट इज स्टोर्ड इन प्लांट्स, लाइक जैसे राइस हो गया, पोटैटो हो गया, इन सब में स्टार्च होता है, इन सब के अंदर स्टार्च पाया जाता है। राइस है, पोटैटो है ना। स्टार्च का एक टेस्ट भी होता है, आयोडीन टेस्ट कहते हैं उसे। अगर स्टार्च का पता लगाना है तो आयोडीन टेस्ट किया जाता है, तो आयोडीन टेस्ट से स्टार्च का पता लगता है। स्टार्च के बाद अगला एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है ग्लाइकोजन। ये स्टोर होता है हमारे अंदर, ये एनिमल्स के अंदर है ना। स्टार्च नहीं, ग्लाइकोजन स्टोर होता है हमारे अंदर। तो ग्लाइकोजन हमारे मसल्स एंड लीवर में स्टोर होता है।
दो जगह स्टोर होता है ये हमारी बॉडी में, मसल्स एंड लीवर। और यहाँ पे सिर्फ हम ही नहीं बल्कि अदर एनिमल्स भी, उनमें भी। तो ग्लाइकोजन, आपने मान लो कि प्लांट प्रोडक्ट खाया, आपने कुछ प्लांट प्रोडक्ट कंज्यूम किया, आलू खाया या चावल खाया जो भी है, तो आपने स्टार्च कंज्यूम किया, तो वो स्टार्च ब्रेक होगा, वो स्टार्च ब्रेक होकर ग्लूकोज बन जाएगा। अब जितना काम आप करोगे उतना ग्लूकोज यूज होगा, और जो ग्लूकोज बचेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जाके आपके लिवर में स्टोर हो जाएगा और मसल्स में स्टोर हो जाएगा, दो जगह स्टोर हो जाएगा। वर्कआउट करोगे तो इसका यूज होगा, नहीं करोगे तो मोटे हो जाओगे, ठीक है, इसी के स्टोर होने की वजह से। ठीक है, तो ग्लाइकोजन जब हम फास्ट पे होते हैं तो यही यूज भी होता है हमारे अंदर, दोबारा ये यूज होता है, इनसे एनर्जी बनती है। ठीक है, आगे देखेंगे भाई। ग्लाइकोजन के बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ। अगला है नेक्स्ट एग्जांपल, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज भी एक पॉलीसेकेराइड है, तो प्लांट्स में पाया जाता है ये। प्लांट्स के अंदर, वनस्पतियों के अंदर जो उनका सेल वॉल होता है, वैसे भी सेल वॉल हम में नहीं पाया जाता, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। तो प्लांट सेल्स का जो सेल वॉल होता है वो इसी का बना होता है, सेल्यूलोज का। और सेल्यूलोज के बारे में एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, हम नहीं पचा सकते, ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट इट, मानव इसे नहीं पचा सकते, क्योंकि हमारे अंदर इसको पचाने के लिए एंजाइम ही नहीं होता, सेल्यूलेज एंजाइम होता है जो कि घास खाने वाले जानवरों में पाया जाता है। अगर हमारे अंदर अपेंडिक्स काम का होता तो ही ये काम का होता, लेकिन अपेंडिक्स ही पचाता है सेल्यूलोज को, और हमारे अंदर काम का नहीं है, वेस्टिजियल हो गया है, जिसकी वजह से है ऐसा। ठीक है, तो सेल्यूलोज सेल वॉल, तो ये पॉलीसेकेराइड के आपके एग्जांपल हो गए जो ध्यान रखना है आप लोगों ने। स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, और ग्लाइकोजन हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट शुरू होता है, अब हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन के बारे में जानेंगे। अब ये जो प्रोटीन शब्द है, ये बर्जेलियस नाम के एक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। इस शब्द की उत्पत्ति बर्जेलियस ने की थी। प्रोटीन हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वृद्धि के लिए चाहिए होता है। प्रोटीन हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर पूछा जाए कि हमारी बॉडी में फ्यूल क्या क्या है, आई मीन कि हमारी बॉडी को एनर्जी किस किस चीज से मिलता है, तो हमारी बॉडी में फ्यूल तीन ही होते हैं। मेन तो फ्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है आपका प्रोटीन एंड फैट, इन तीनों से हमें ऊर्जा मिलती है। बाकी आप विटामिन भी पढ़ते हो, आप मिनरल भी पढ़ते हो, आप वाटर भी पढ़ते हो, दीज आर नॉट द सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इनसे एनर्जी नहीं मिलती। ये अदर फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अन्य चीजों के लिए उत्तरदायी होते हैं, बट ये ऊर्जा के स्रोत नहीं होते, है ना। विटामिन है, मिनरल है, वाटर है, ये ऊर्जा के स्रोत नहीं होते। अब जैसे एक क्वेश्चन है आपसे कि एक, आपने मान लो कि एक गिलास पानी पिया, तो एक गिलास पानी पीने से आपको कितने कैलोरी एनर्जी मिलेगी, एक गिलास पानी में कितने कैलोरी एनर्जी होती है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। इसका आंसर 0 होगा, वाटर में कोई कैलोरी होता ही नहीं है, ठीक है, आंसर इसका 0 होगा। पहली बात तो क्वेश्चन ही गड़बड़ है, अमाउंट तो बता नहीं रहा कि जो पानी है वो गिलास बड़ा है छोटा है कैसा है, ये भी तो बताना चाहिए इसको, तो ऐसे ही गड़बड़ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये सारे एनर्जी के सोर्सेस नहीं होते हैं, आर नॉट दी सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो प्रोटीन में आपके क्या क्या पॉइंट्स आ जाते हैं। एक तो इनके मोनोमर्स को पढ़ेंगे जिनसे प्रोटीन बने होते हैं, लाइक एमिनो एसिड, ठीक है। दूसरा, प्रोटीन के इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, प्रोटीन कैसे इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में।
और तीसरा हम प्रोटीन के डिजीज वगैरह, जिससे डिजीज होता है वो पढ़ेंगे, और चौथा कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स के नाम वगैरह पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज में कौन से प्रोटीन, को पूछा जाता है कि दूध में कैसा प्रोटीन होता है, अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है, ब्लड में कौन सा प्रोटीन होता है ना। ये तमाम तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये सारी चीजें हम प्रोटीन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमने काफी कुछ कर लिया, ठीक है। तो इस टॉपिक्स को आप कवर करें अच्छे से, और अगली क्लास से अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना। मिलते हैं सभी लोग अगली क्लास में, और कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लेना, ठीक है। डाउट भी अपने तैयार रखना अगर कोई हो तो, ठीक है। चलिए, तो अभी आपकी वैसे एक क्लास और होनी है ना। ये मेरा जो था ये आपका हाफ सेशन था, अभी हाफ सेशन अभी बाकी है अदर सब्जेक्ट का।